देखिए, कक्षा 7 के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारा अतीत। हमारे अतीत में भाग 2 के अंतर्गत, हमारे अतीत भाग 2 के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में आप पढ़ रहे हैं जब्त एंड जमींदार। जब्त और जमींदार क्या हैं इस संदर्भ में देखिए। देखिए, the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। यानी मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, और ये जो राजस्व था उसी से उनकी इनकम होती थी, और अधिकतर किसानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है ना। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल intermediaries whether they were local headmen of villages or powerful chieftains। यानी वे सभी के लिए क्या करते थे, एक ही शब्द का प्रयोग करते थे समस्त मध्यस्थों के लिए। मध्यस्थ किन के लिए कहा है ये आप समझना चाहिए कि राज्य में राजा, उनके सामंत और फिर उसके नीचे प्रजा। तो सामंतों आज जो यानी अमीर कुलीन या अन्य कोई नौकरशाह थे उनके लिए इंटरमीडियरीज शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलीन शब्द का प्रयोग कुलीन अमीरों के लिए ये मध्यस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो आप देखिए कि Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period 1517 1570 से 1580 के बीच में। ठीक है ना। तो आप देखिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने क्या किया, एक अनुमान लगवाया कृषि की पैदावार का, उसकी कीमतें अनुमानित की गई और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करवाया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में, देखिएगा नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे, सूबे मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की एक अलग सूची बनाई गई, राजस्व दर की एक अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को ही जब्त व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था कहा गया। ठीक है ना। देख लीजिए, इस व्यवस्था को ही जब्त व्यवस्था कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर पूरी तरह से मुगल काबिज नहीं हो पाए थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। अब जरा सा एक बार पुनः देखें जब्त व्यवस्था को। ठीक है ना। जब्त शब्द है क्या, संज्ञा है, पुल्लिंग है और अरबी का शब्द है, हिंदी या संस्कृत का शब्द नहीं है। ये जो अरबी का शब्द है जब्त,
ये इसका अर्थ है अधिकारी या राज्य द्वारा दंड स्वरूप संपत्ति का हरण करना। दूसरा अर्थ है जब्त का सहन करना, बर्दाश्त करना। तो ये अरबी शब्द है। अब भारत में आते आते ये एक कर व्यवस्था के रूप में बदल गया। देखिएगा, इसी जब्त शब्द से जब्ती शब्द बना है। ये संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, और जब्त होने की क्रिया को हमने जब्ती कहा है। शेरशाह सूरी के लगान निर्धारण की 3 पद्धतियों में से एक यही जब्ती व्यवस्था बताई गई है। ये जो है नकदी होती, नकदी में यहाँ रेवेन्यू लिया जाता था। अकबर ने कुछ परिवर्तनों या सुधार के साथ जब्ती व्यवस्था को लागू किया था। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह सूरी का जो शासन था, वह जो शासन था शेरशाह सूरी का, वह जो शासन था, वह शासन 1540 से 45 के बीच में रहा। ठीक है ना। कब से कब तक रहा शेरशाह सूरी का शासन? शेरशाह सूरी को आप देख रहे हैं, ये है शेरशाह, और इनका जो शासन है, 1540 1540, ठीक है ना, 1540 ऐसे मौखिक रूप से समझ लीजिए। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी के बीच में रहा। ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे कि ये जो देख लीजिए 1540 से 1545 के बीच शेरशाह का शासन रहा। तो इस बीच में उसने जब्ती व्यवस्था लागू की थी, और इसके बाद ही अकबर आया है। ठीक है ना। अकबर का समय बाद का है। ठीक है। तो यानी अकबर की कोई नई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाँ, उसने टोडरमल की सहायता से राजस्व मंत्री जो था उसके, और उस व्यवस्था में सुधार किए, परिवर्तन किए, और फिर उसे लागू करवाया। ठीक है ना। तो ये थी अकबर की जब्त व्यवस्था। इस प्रकार अकबर की जब्त व्यवस्था कुछ और नहीं थी, ये एक कर को यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करने की व्यवस्था थी। अब एक बॉक्स देखिए जिसमें लिखा है अकबरनामा एंड आइन ए अकबरी। जो ए शब्द है, आई अंग्रेजी में है, उसका मतलब होता है, ये संबंध कारक है का। आइन ए अकबरी यानी आइन शीशा या दर्पण, अकबरी अकबर, और ए माने का, अकबर के काल का शीशा या दर्पण यानी अकबर के समय का इतिहास। ठीक है ना। आइन, आइन का अर्थ संविधान या कानून से भी होता है। ठीक है ना। तो आइन यहाँ पर अरबी शब्द है। तो आइन अकबरी का अर्थ हुआ कि अकबर के समय के नियम कानूनों का संग्रह है ये दस्तावेज, जिसको आइन अकबरी या अकबरनामा भी कहा गया है। अकबरनामा ही 3 भागों में है। ठीक है ना। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसके अलग अलग खंड हैं। तो पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का जिसमें वर्णन है, और दूसरे खंड में या दूसरे भाग में अकबर के शासन काल की घटनाएं हैं। ठीक है ना। तो अकबर के जो शासन काल की घटनाएं हैं वह दूसरे खंड में है। देख लीजिए अकबर के शासन काल की। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। ठीक है ना। द थर्ड वॉल्यूम is the Ain e Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army,
the revenues and the geography of his empire। यानी ये जो आईने अकबर, ये तीसरा जो भाग है या तीसरी जिल्द है, ये कुछ विशेष है जो अकबर के प्रशासन, उसके घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का वर्णन देती है। ठीक है ना, साम्राज्य के भूगोल का वर्णन देती है अकबर की आईने अकबरी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी क्या है। अब इस आईने अकबरी की रोचक बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम यह है कि इसमें विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का मतलब है, देखिए यहां पर, statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues। तो ये है, इसलिए आईने अकबरी जो है अकबर के समय का आयना कही जाती है, दर्पण कही जाती है उसके समय के बताने के लिए। अब आगे चलते हैं और अगला बिंदु है एक क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी। एक क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी, अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर या दृष्टि।